हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा फिजिकल केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। अगर आप इसे एनसीईआरटी में देखेंगे तो इसका नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। कोटा में बेसिकली इसको यहाँ पर मोल के नाम से पढ़ाया जाता है, मोल कॉन्सेप्ट के नाम से पढ़ाया जाता है। यहाँ हम लोग बात करेंगे बेटा, देखो पहली बात तो कि यहाँ जब हम बात करें इस चैप्टर की तो इसे मोल 1 और मोल 2 दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द मोल 1। हम बात करेंगे मोल 2 क्या है। उससे पहले कि थोड़ा आपको मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूं, ये वो चैप्टर है जो आपको पूरी केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं दिखेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं। जो मोल वर्ड है आपको हर चैप्टर में लगभग मिल ही जाएगा। आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है मेरे हिसाब से जहां इसका यूज ना हो, चाहे कहीं ज्यादा हो चाहे कहीं कम हो, बट डेफिनेटली इसका यूज है। आप ऐसा कह सकते हैं कि एक तरह से ये चैप्टर इज लाइक ए सॉल्ट, नमक है एक तरह का। जैसे कि हम लोग अगर कोई भी डिश प्रिपेयर करते हैं, कुछ भी अगर खाते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली वहां हम लोग जो नमक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो एक बहुत माइन्यूट अमाउंट में ही क्यों ना हो, बट उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस होती है। तो उसी प्रकार से ये वो चैप्टर है जो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री का बैकबोन है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो देखिए, अगर हम बात करें मोल 1 की कि मोल 1 में क्या क्या हम लोग पढ़ने जाएंगे या हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए इसको ऐसा कर सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट इज व्हाट द इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा, जहां हम बात करेंगे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मोल, उसको हम समझेंगे। और फिर हम बात करते हैं अबाउट एवरेज एटॉमिक मास, इस पार्ट को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग बात करते हैं कहीं ना कहीं स्टोइक्योमेट्रिक पार्ट को, स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन बोलते हैं इसको हम लोग, दैट इज स्टोइक्योमेट्री। फिर यहाँ पढ़ते हैं हम लोग लिमिटिंग रीएजेंट पढ़ते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट लॉज पढ़ते हैं हम लोग। इस तरह से बेसिक ऑर्डर है हमारे इस चैप्टर का, आप भी कह सकते हैं। और ये सब चीजें आपस में कनेक्टेड है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हम मोल 2 की जब हम बात करते हैं बेटा, यहाँ हम लोग बेसिकली आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी में एक चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन, वो मोल 2 का ही पार्ट आप ऐसा कह सकते हैं। अगर हम कोटा कोचिंग के हिसाब से, यहाँ के हिसाब से हम बात करें, सो रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो दो पार्ट है ये हम लोग पढ़ते हैं हमारे इसमें मोल 2, जो हम अलग से चैप्टर बना के हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसको। सो इनका अपना अलग सिग्निफिकेंस है, इनका अपना अलग सिग्निफिकेंस है, बट हाँ ध्यान रखिएगा ये वो चैप्टर है जिसके बिना हम फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर सकता, आप ऐसा कह लीजिए। या आप ऐसा कह लीजिए कि अगर ये हमें आता है तो कहीं ना कहीं हमारी फ्लुएंसी रहती है कैलकुलेशन को लेकर, क्योंकि ये वर्ड मोल बार बार आप हर जगह देखेंगे, हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक बेसिक आइडिया दिया मैंने आपको। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो चाहे जी मेन हो, एडवांस हो, चाहे मेडिकल नीट हो, कोई भी एग्जाम अगर है तो वहां आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट जरूर मिलेगा। जरूर, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आपसे इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट इसे ध्यान रखिए। जैसे हमने कहा कि मान लीजिए एक चैप्टर है क्लास 12th में सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, थर्मोडायनामिक्स क्लास 11th में, इक्विलिब्रियम क्लास 11th में, तो वहां सब जगह इसका यूज है। उन चैप्टर को आप बिना इस चैप्टर को पढ़े नहीं पढ़ सकते। दिस इज व्हाट अबाउट द मोल। तो हम लोग बात करते हैं एक और बात, काफी हद तक ये चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री टोटली कैलकुलेशन बेस्ड। तो ये बेसिकली आपकी फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है फर्स्ट। और मान के चलिए कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली बोर्ड वगैरह आपका कंसर्न नहीं है, मेजर आपका कंसर्न है कि जेई और मेडिकल को लेकर, तो आप मान के चलिए कि जब तक हमने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए इस चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के, तब तक आपने वो चैप्टर प्रिपेयर नहीं किया है। क्लियर? तो वो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में। मैंने फिर से आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग। एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल। और ये जो मैंने चार टर्म बोली, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, इनमें फर्क क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे आज। ठीक है भाई, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो द फर्स्ट वन इज व्हाट वी टॉक अबाउट द एटॉमिक मास। देखिए एटॉमिक मास, देखो
पहली बात दिमाग में ये चीज हमें आनी चाहिए, हमारा दिमाग सोचना चाहिए कि ये मास जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस कैसे हुई, इसका कॉन्सेप्ट कैसे आया। जैसे हम लोग जानते हैं कि देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। जैसे आप लोग सुना भी होगा बेटा कि एमकेएस होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। बेसिकली ये 3 सिस्टम्स है जो अक्रॉस द ग्लोब चलते हैं या यूज किया जाता है। ये टू मेजर बिग क्वांटिटी, आप कह सकते हैं कि बड़ी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम लोग ये काम में लेते हैं, दैट इज मीटर किलोग्राम सेकंड। हमें स्मॉल क्वांटिटीज मेजर करनी है तो हम इसको काम में लेते हैं फॉर स्मॉल क्वांटिटीज। 1 फुट पाउंड सेकंड, जनरली इट इज अ ब्रिटिशर्स सिस्टम, ब्रिटिशर्स सिस्टम ये उन्होंने इजाद किया है या फिर वो लोग यूज करते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। मैं तो बहुत छोटी चीज से स्टार्ट करता हूं। आप लोगों ने सबने वर्ड सुना मीटर। अगर मैं बहुत सिंपल बात करूं मीटर की, तो हम सब लोग जानते हैं कि टू मेजर क्लॉथ, हम कपड़े को मीटर में नापते हैं, यस और नो, कि 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो एक्चुअल में ये बात कहाँ से आई है? तो कहीं ना कहीं एक टर्म होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्डाइज करना, स्टैंडर्डाइज करना। मैं आता हूं इस पॉइंट पे भी, समझिए क्या करना चाह रहा हूं। मान लीजिए ऐसा कुछ रहा होगा स्टार्टिंग में, जब मीटर 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर की वैल्यूज फिक्स की गई होगी। मान लीजिए, सपोज कीजिए शुरू में हम लोग कपड़ा नाप रहे थे, तो मान लीजिए ये कोई लेंथ है, दिस इज अ लेंथ, तो इसको 1 मीटर बोल दिया गया, इसको 1 मीटर बोल दिया गया। इस पर्टिकुलर लेंथ को, लेंथ कुछ भी हो सकती है, इस पर्टिकुलर लेंथ को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया कि इस लेंथ को हम लोग 1 मीटर कहेंगे, इस लेंथ को हम लोग 1 मीटर कहेंगे। तो अब मान लो कोई हमें आगे कहता है कि 5 मीटर कपड़ा दे, तो आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5, इस जो पर्टिकुलर लेंथ है, जो पर्टिकुलर मेजरमेंट है, इसका 5 गुना कपड़ा काट के हम लोग दे देंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो पहली बार चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम चीजों को कैसे नापें, हमने पहले एक यूनिट को किया हुआ स्टैंडर्डाइज, कि आप इस पर्टिकुलर लेंथ को आज से 1 मीटर बोलेंगे। 10 मीटर मतलब कि इतना ही 10 बार, 20 मीटर मतलब इतना ही 20 बार, दैट इज 20 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लेंथ, 20 मीटर। 10 मीटर, 10 टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ इज व्हाट? 10 मीटर। गेटिंग माय आइडिया? ऐसे ही मान लीजिए, सपोज कर मैं किलोग्राम की बात करूं, मान लीजिए, तो पहली बार जब किलोग्राम की जरूरत पड़ी होगी, ऑब्वियसली इस चीज को तोलने के लिए जरूरत पड़ी होगी। जब कहते हैं ना कि भाई 2 किलो चीनी देना, 5 किलो पर्टिकुलर दाल देना, 5 किलो गुड़ देना, जो भी हम लोग राशन का सामान लेके आते हैं, मोस्टली हम लोग उसको केजी में ही मेजर करते हैं इंडिया में। जैसे तो उसका क्या हुआ होगा भाई, कोई ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर वेट होगा, इसको उन्होंने बोल दिया कि आज से ये 1 किलोग्राम कहलाएगा, ये पर्टिकुलर वेट आज से 1 किलोग्राम कहलाएगा। इस पर्टिकुलर वेट को स्टैंडर्डाइज कर दिया, उस पर्टिकुलर पत्थर को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि आज से ये पत्थर, ये बॉक्स जो है वो भी, ये 1 केजी कहलाएगा, 1 केजी कहलाएगा। यस और नो? अब इसको मान लो, थोड़ा मैं एग्जांपल के फॉर्म में समझाऊं। मान लीजिए हमारे पास कोई बैलेंस है, अगर मान लीजिए तराजू है, सपोज कीजिए तराजू है हमारे पास, ये तराजू है, बैलेंस है हमारे पास। अब मान लीजिए कि हमने कहा, सपोज कीजिए मुझे किसी मशीन का वेट तोलना है, तो मैंने इस तरह वो मशीन रख दी, मान लीजिए इस तरफ मैंने वो मशीन रख दी। अब नहीं क्या करा हमने, पहले ये वाला जो बॉक्स वेट था, हमने 1 वेट रखा, 2 वेट रखा, तब भी बराबर नहीं हुआ, 3 वेट रखा तब भी बराबर नहीं हुआ, 4 वेट रखा तब भी बराबर नहीं हुआ। हमने देखा कि 5 वेट, ये 5 ऐसे बॉक्स रखने पर इन दोनों का वेट बैलेंस हो गया, मशीन का वेट और ये जो हमने वेट रखा, ये बॉक्सेस रखे, इनका वेट बराबर आ गया। तो हमने क्या कह दिया कि ये जो मशीन है इस वेट से 5 गुना भारी है, दैट इज 5 टाइम ऑफ दिस केजी, दैट इज 5 केजी, दैट इज व्हाट? 5 केजी, क्योंकि हमने 5 वेट रखे। तो ऐसे ही जब चीजों को मेजर किया गया होगा, तो हमेशा किसी न किसी पर्टिकुलर चीज को
डेफिनेटली वहां रेफरेंस या स्टैंडर्डाइज किया गया होगा कि इसको, इस पर्टिकुलर वेट को 1 किलो बोला जाएगा, इस पर्टिकुलर लेंथ को 1 मीटर बोला जाएगा। फिर बाद में हमने अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट किया होगा भाई, कि केजी से ग्राम में ले गए होंगे, मिलीग्राम में ले गए होंगे, मीटर से हम अलग अलग सेंटीमीटर और अलग अलग फॉर्म जो भी मिलीमीटर है, नैनोमीटर, पिकोमीटर में हम लोग ले गए होंगे जरूरत के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से। यस और नो? हम जानते हैं कि केजी इज व्हाट ग्रेटर देन ग्राम, तो ये बड़ी चीजों को मेजर करने में काम आता हुआ, ये छोटी चीजों को छोटी चीजों को मेजर करने में काम आता हुआ, ऐसे कुछ कह सकते हैं। तो ये बेसिक आइडिया दिया मैंने। तो ये सब मेरी कहानी क्यों बताई कि जब हम एटम के मास की बात कर रहे हैं, एटम इज व्हाट, एटम एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। देखिए एटम कितना छोटा है मैं आपको इमेजिन करवाना चाहूं। मान लो सपोज करो हम रोड पे जा रहे हैं, मान लीजिए हमारी नेकेड आई ने एक डस्ट पार्टिकल देख लिया। सपोज कीजिए हमारी नेकेड आई ने, हमने एक डस्ट पार्टिकल देखा, एक डस्ट पार्टिकल हमने हमारी नेकेड आई से देखा। उस डस्ट पार्टिकल में भी लगभग 10 पावर 16 एटम्स है। क्या बोल रहा हूं मैं? उसमें भी लगभग 10 पावर 16 एटम्स है। तो आप समझिए एटम कितना छोटा है। या हम और भी क्वांटिटीज की बात करें, एटम्स ले लीजिए आप, मॉलिक्यूल्स ले लीजिए आप, फिर हम और पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन्स ले लीजिए, प्रोटॉन्स ले लीजिए, न्यूट्रॉन्स ले लीजिए, उनका वेट और भी कम है। तो हम जानते हैं कि एटम के अंदर है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चलो मैं उनको फिलहाल छोड़ता हूं, मैं फिलहाल एटम की बात करता हूं। तो क्या मैं समझ पा रहा हूं कि एटम एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो उसको मेजर करने के लिए हमें जो रेफरेंस लेना होगा, हमें जो जिस चीज को स्टैंडर्डाइज करना होगा, वो ऑब्वियसली बहुत छोटा होना चाहिए। तभी मैं एटॉमिक मास को डिफाइन कर पाऊंगा। एटॉमिक मास नाम से मालूम पड़ता है कि एटॉमिक मास व्हाट, द मास ऑफ एटम, दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। उनके मास का सम इज व्हाट, द एटॉमिक मास। हमें कह सकते हैं यस और नो। तो इसका मतलब हमें जो रेफरेंस अब चाहिए वो एक्चुअल में बहुत छोटा होगा। इस बार मीटर से, किलोग्राम से, ग्राम से काम नहीं चलेगा। सो हम जो रेफरेंस यहां यूज करेंगे नाउ, जब हम लोग बहुत बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एटम लाइक चीजों को, पार्टिकल्स को, सब्सटेंसेस को, अगर हमें उनका मास मेजर करना है तो हमें एक बहुत छोटी रेफरेंस यूनिट लेनी होगी। तो हमने जो रेफरेंस लिया यहां पर बेटा, दैट इज व्हाट, हमने लिया 1/12 पार्ट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। ये रेफरेंस लिया गया। दिस इज द रेफरेंस पॉइंट, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। मतलब इससे अब हम कंपेयर करेंगे जब हम एटॉमिक मास की बात करेंगे। तो अब देखिए कि कार्बन 12 आइसोटोप है, उसका भी हमने 1/12 पार्ट लिया है रेफरेंस के लिए, कि हम इसके बिहाफ पे चीजों को स्टैंडर्डाइज करेंगे। और ये हमने नहीं किया, ये IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों ने किया है, आप ऐसा कह सकते हैं। इसके पीछे आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, जैसे कार्बन 12 ही क्यों लिया, 13, 14 क्यों नहीं लिया, वो भी उसका आइसोटोप है या रेडियो एक्टिव, ऐसा कह सकते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में सवाल आता है कार्बन ही क्यों लिया, कोई और एलिमेंट क्यों नहीं लिया। तो रेफरेंस के लिए आप किसी भी एलिमेंट को ले सकते हैं, बट बहुत सारे उनके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू या बहुत सारे उनके व्हाट वी से ऑब्जर्वेशन के थ्रू उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिस इज द मोस्ट सुटेबल वन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कार्बन 12 ही क्यों लिया। एक आंसर हम कह सकते हैं कि इसकी हेल्प से जो एटॉमिक मास निकल के आता है वो ज्यादातर जो है वो होल नंबर निकल के आता है। एक तो हम ये कह सकते हैं कार्बन इज द मोस्ट अबंडेंट वन, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यस और नो, यस और नो। तो हमारी सराउंडिंग में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मोस्टली जो हम खाते हैं, यूज भी करते हैं, समहाउ देयर इज व्हाट, दे आर द कार्बन कंटेनिंग, आप ये भी कह सकते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी कार्बन पे बेस्ड है, ये भी हम कहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बट हमें यही ध्यान रखना होगा कि IUPAC ने रेफरेंस माना है कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 पार्ट, तो हम उसी को मानकर यहाँ चलेंगे।
और इसे हम लोग बोलते हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है इसे। आजकल इसे 1U भी लिखा जाता है, दैट इज यूनिफाइड मास, तो बात सेम है। अब 1 AMU बोले एटॉमिक मास यूनिट या U बोले यूनिफाइड मास, तब भी बात सेम है। व्हाट आई एम सेइंग, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 पार्ट है, उसको हम लोग 1 AMU लिख रहे हैं, एज ए रेफरेंस मान रहे हैं। क्लियर? क्लियर? यस और नो? देखिए यहां तक बात समझे आप लोगों को। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे एटॉमिक मास के, आगे जब बढ़ेंगे पहले ये चीज समझ में आई। अब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं, सपोज हमने कहा कि नाइट्रोजन के लिए मैंने कहा, चलो उससे पहले एक चीज देखो आप लोग, हम लोग एटॉमिक मास के लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं। मान लीजिए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इट इज अ रिलेटिव मास? हमने एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए रेफरेंस लिया है, तो अब जो भी एटॉमिक मास आएंगे ऑब्वियसली इसके रेस्पेक्ट में डिफाइन होंगे, तो क्या हम उन सभी को रिलेटिव एटॉमिक मास कह सकते हैं? डेफिनेटली, डेफिनेटली, क्योंकि जब आपने कोई चीज रेफरेंस क्रिएट करी है, रेफरेंस अज्यूम करी है, उसके रेस्पेक्ट में अगर आप कुछ भी डिफाइन करोगे, दैट इज ऑलवेज व्हाट, रिलेटिव। सो ऑब्वियसली मैं एटॉमिक मास लिखूं यहाँ पर या मैं लिखूं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो दोनों बातें यहाँ पर सेम है, मतलब कि किसी के रेस्पेक्ट में कुछ चीज डिफाइन की गई है। ऐसा क्या हुआ, ये मास ऑफ 1 एटम ऑफ एन पर्टिकुलर एलिमेंट अपॉन 1 AMU, अपॉन 1 AMU, या फिर आप चाहो तो लिस्ट 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। तो ध्यान रखिएगा, हम जैसे आगे बढ़ेंगे मैं आपको चीजें क्लियर करूंगा कि ये ही क्यों लिया, 1/12 पार्ट ही क्यों लिया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो चीज याद ना करनी पड़े, कुछ ना कुछ आपको फील जरूर हो। इसलिए आज का जो फर्स्ट लेक्चर हमारा स्लो होगा, बट जो उसके बाद के लेक्चर है हम थोड़ा पेस में चलेंगे। ठीक है, चलिए, या तो ठीक है। तो ये मैं कह सकता हूं कि भाई मास ऑफ 1 एटम इज नथिंग बट एटॉमिक मास इनटू AMU। क्या ये मेरी बात सही है बेटा? क्या ये मेरी बात सही है? ठीक है, हम बोल सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो टर्म है एटॉमिक मास, या जिसे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, ये दो चीजों का रेशियो है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, यूनिट लेस, डायमेंशन लेस। कैसे, उस पॉइंट पे आता हूं। देखिए, सो नाउ थोड़ा सा मैं इधर करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए भाई, जैसे मान लो मैं कहूं, सपोज करो मैंने कहा एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, तो फटाफट से हम क्या बोलेंगे, 14, ऑफ ऑक्सीजन 16, ऑफ सल्फर 32। जब मैं एटॉमिक मास, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास, ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, कोई यूनिट नहीं होगी, दे आर व्हाट, द यूनिट लेस, दे आर व्हाट, यूनिट लेस, बिकॉज हमें पता है कि वो रेशियो है, और जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली ऊपर की यूनिट और नीचे यूनिट सेम होगी, तभी यूनिट लेस आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने कहा मास ऑफ 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन इज व्हाट, 14 AMU. Mass of 1 atom of nitrogen is what? Atomic mass into AMU is what? 14 AMU. Similarly, मैं कहूं कि सल्फर, simply said is 32 AMU. 32 AMU. 32 AMU. So हम एक सिंपल सी लाइन यहाँ लिखने जा रहे हैं जो आपको ध्यान रखनी है। मास ऑफ 1 atom in AMU is what? Atomic mass. Is what? Atomic mass. मैं आगे और क्लैरिफाई करूंगा चीजों को, जैसे मैं और एग्जांपल हूं, क्लैरिफाई करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में हमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है,
कि भाई आप कभी ऐसा कह रहे हैं, कभी वैसा कह रहे हैं, इस तरह के दिमाग में थॉट आ सकते हैं। आप लास्ट तक मेरे साथ रहना, आई कैन गारंटी यू कि आप जब लेक्चर खत्म होने के बाद उठेंगे अपनी कुर्सी से, टेबल से, जहां भी आप बैठे हैं, डेफिनेटली आपको वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। चलिए यहाँ तक की बात ठीक है। चलो ये मैंने बात लिखी, यस और नो, यस और नो। चलो ये मैंने बात करी, मैं फिर से दोबारा फिर से आऊंगा टॉपिक मास में, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताता हूँ आपको। देखो मैं फिर से आऊंगा अभी। देखिए यहाँ तक की बात सही है, ठीक है। अब मैं एक पॉइंट पे आता हूं कि हमने क्या कहा कि 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप इज व्हाट इक्वल टू 1 AMU, इज व्हाट 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट। मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, मैं पहले देख सुनना। जब मैं कह रहा हूं कि भाई एटॉमिक मास की हमने बात करी, हमने कहा कि एटॉमिक मास ऑफ वन एटम is basically what? It is basically sum of neutron, proton and electron. इनके मास का सम होगा। तो आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखने होंगे। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की, तो हम इनके मास की बात करते हैं। इट इज वॉट 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसकी हम बात करें, इट इज 1.672 इंटू 10⁻24 ग्राम। न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, इट इज 1.674 इंटू 10⁻24 ग्राम। यही अगर मान लो साथ में इनके चार्ज की भी बात कर लो, तो चार्ज कितना है बेटा? इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1.6 10⁻19 कूलम, और अगर हम लोग प्रोटॉन की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये आपका नो चार्ज, जीरो, न्यूट्रल है। देखो भाई, मैं क्यों बात लिख रहा हूं, मैं आपको थोड़ा सा और चीजें डिटेल में समझाना चाहता हूं ताकि आप फील कर पाए। एटम का मास लगभग, एटम का मास किसकी वजह से होता है भाई? उनके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का मास के बराबर होता है, यस और नो? तो अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन का मास लगभग सेम है, या 2 और 4 का फर्क है, लगभग सेम है ये। हाँ, इलेक्ट्रॉन का मास जो है बहुत बहुत छोटा है कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। चार्ज हम लोग जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का माइनस लगाया हमने, प्रोटॉन के लिए प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसको हम लोग मास ऑफ प्रोटॉन कह लीजिए या मास ऑफ न्यूट्रॉन कह लीजिए, उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग इसको उसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब हम लोग जब भी मास की बात कर रहे हैं किसी आइटम के लिए, तो हम इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते, इलेक्ट्रॉन के मास को काउंट नहीं करते। हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास कंसिडर करते हैं। एक्चुअली जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग लगभग आप कह सकते हैं कि 1837 टाइम ग्रेटर है। प्रोटॉन का मास जो है ये इलेक्ट्रॉन के मास से लगभग 1837 या 1836 गुना ज्यादा है। इसलिए जब भी हम किसी एटम के मास की बात करते हैं, हमेशा से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही काउंट करते हैं। तो जो मैंने बात रखी थी कि मास ऑफ वन एटम ऑफ नाइट्रोजन, अगर मैं कह रहा हूं इट इज व्हाट 14 AMU, तो 14 इज व्हाट the sum of number of proton and neutron, that is 7 तो प्रोटॉन है और 7 ही न्यूट्रॉन है। बस हाँ, जब मैं मास ऑफ वन एटम की बात कर रहा हूं तो मैं उसे AMU की यूनिट में डिफाइन कर रहा हूं। जैसे हम लोग बात कर रहे थे 1 kg, kg इज द यूनिट, 1 मीटर, मीटर इज द यूनिट, वो हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है, वो हमने रेफरेंस बना रखा है। उसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमने रेफरेंस बना रखा है, ये हमने स्टैंडर्डाइज कर रखा है। सो आई होप समझ में आएगी 14 कहां से है आपको। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वाले पार्टों का कंसिडर नहीं करता। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, एक बार उसको उतारिए, फिर देखते हैं। और ठीक है बेटा, तो अब यहां से थोड़ा मैं मोल की तरफ बढ़ता हूं, फिर वापस मैं एटॉमिक मास वाले पार्ट पे आऊंगा। देखिए उससे पहले एक चीज देखिए आप लोग, वैल्यू ऑफ 1 AMU
इन ग्राम। इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। यहां से हमें एक बेसिक आइडिया मिलेगा जहां से हम लोग मोल जो वर्ड है उसकी तरफ मूव करेंगे। देखिए, एक्चुअली इट इज व्हाट 1/12 पार्ट ऑफ 1 atom of carbon 12 isotope. तो इट इज व्हाट कार्बन 12 आइसोटोप जो है उसके एक एटम का जो वेट होता है ग्राम में वो होता है 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ये उसका वेट होता है डिवाइड बाय 12। अब दिमाग में आता है कि सर ये वेट कहाँ से निकाल के लाए आप? एक्चुअली बेटा हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसे हम लोग बोलते हैं known as spectrometry techniques, that is mass spectrometry techniques। करंट टाइम में बहुत ऐसे एडवांस मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग एक एटम का वेट भी बहुत प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वहाँ से जब हमने वेट कैलकुलेट किया तो ये निकल के आया। जब इसे हम सॉल्व करते हैं विल गेट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ 1 AMU इन ग्राम। मतलब कि 1 AMU अगर मैं ग्राम में लिखना चाहूँ इट इज नथिंग बट 1.67 into 10⁻⁻24 gram. And what a coincidence! This is also the mass of proton. It is nearly the mass of proton कह सकते हैं या nearly the mass of neutron. थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी प्रोटॉन के मास की और न्यूट्रॉन के मास की, लगभग आप कह सकते हैं बराबर ही है ये। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि हम लोगों ने यही रेफरेंस क्यों लिया। कि मैं बहुत सारे हिंट देगा मैं। तो पहला हिंट तो मिला आपको, यहीं से इसको हमने मास ऑफ प्रोटॉन से कोरिलेट कर दिया एक बात। दूसरी बात हम ये कहते हैं, मैं मान लो मैं इसको रिवर्स कर दूं तो ऐसा कुछ कर दो, मान लो थोड़ा इसको आगे लिखें हम लोग। इट इज नथिंग बट 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। थोड़ा इसको लिखो तो इट इज व्हाट 6.02 इंटू 10⁻23। मतलब कि इस वैल्यू को 1 बाय की फॉर्म में ऐसा लिखता हूं, अगर मैं मान लो 1/6.02 इंटू 10⁻23 लिखता हूं तो ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर है, जो वैल्यू इसके बराबर है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इसी वैल्यू को आपको वैसे पता होगा, इसी वैल्यू को हम लोग एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। दिस वैल्यू इज व्हाट एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर इसको हम लोग n और स्मॉल a ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और यहीं से कहानी स्टार्ट होगी मोल की हमारी। तो मैंने क्या कहा कि मैं इस वैल्यू को 1 ऐसा लिखता हूं तो ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर आता है। अभी हम समझेंगे एवोगैड्रो नंबर क्या है, उस पॉइंट पे भी आएंगे हम लोग, ये कहाँ से आए इसकी कहानी है हमारे पास। देखिए तो यहाँ तक हमने बात करी, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज व्हाट नथिंग बट 1 AMU। 1 AMU इक्वल टू दिस इज व्हाट एवोगैड्रो नंबर, सॉरी 1 AMU इक्वल टू 1/Na इंटू ग्राम। तो यहां से जो रिलेशन निकल के आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इट इज अ गोल्डन रिलेशन 1 AMU इंटू एवोगैड्रो नंबर नथिंग बट इक्वल टू 1 ग्राम, नथिंग बट इक्वल टू 1 ग्राम। मतलब कि 6.02 इंटू 10⁻23 को अगर आप रिवर्स करेंगे तो ये 1.67 इंटू 10⁻24 जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके बराबर आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब मैं बढ़ता हूं मोल की तरफ। व्हाट इज मोल? वापस आएंगे हम लोग एटॉमिक मास पे, तो फटाफट से उतारिए, आता हूं मोल पे मैं। उतारा? चलो अब बिल्कुल जो मैं कह रहा हूं बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना, जरा भी अपना दिमाग इधर उधर मत ले जाना। फिर हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म मोल। देखिए ये चैप्टर होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको कंफ्यूजन सा लगे भाई कि शुरू के एक आध लेक्चर में कि क्या हो रहा है मोल। देखो भाई, सो मोल इज व्हाट, वैसे आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर में चीज समराइज कर दूंगा तब आपको ध्यान रहेगा कि मैंने क्या क्या बोला था। एक्चुअली इसका मतलब होता है सिंपल भाषा में अगर हम कहें कि मोल क्या है, मोल का मतलब होता है किसी बहुत सारी चीजों का ढेर अगर है ना, उसे हम लोग मोल बोलते हैं। बहुत सारी चीजों को लाकर एक जगह इकट्ठा कर दिया है उसने, इट इज व्हाट द मोल, इट इज व्हाट द मोल।
हमारे लिए यहाँ पे क्या है, मोल इज सिंपली अ काउंटिंग यूनिट, सिंपली अ काउंटिंग यूनिट, सिंपली अ काउंटिंग यूनिट फॉर वी से माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। जैसे हम लोग चावल नापते हैं 1 किलो में, केजी में नापते हैं, शक्कर हम लोग केजी में नापते हैं, घर के जो राशन जंगल में केजी में नापते हैं। ऐसे ही अगर ना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मॉलिक्यूल्स एंड ऑल, आयंस वगैरह, इन सबको हम लोग मोल की यूनिट में नापेंगे। आगे हम देखते हैं क्या है। सो इट इज जस्ट अ काउंटिंग यूनिट, जस्ट अ काउंटिंग यूनिट। जैसे कि मान लो बहुत सिंपल सा, अगर मैं बोलता हूँ डजन, से मान लो मैंने कहा ग्रॉस, से मान लो मैंने कहा सेंचुरी, जैसे मान लो मैंने कहा स्कोर। होता है इसमें से कुछ आपको पता हो, कुछ आपको नहीं पता हो। जैसे ही मान लो मैंने कहा कि डजन, आपके दिमाग में फटाफट क्लिक करेगा एनीथिंग विच इज 12 इन नंबर। इफ आई से 1 डजन ऑफ एप्पल, इट मींस आपके पास 12 एप्पल है, इट मींस आपके पास 12 एप्पल है। आप सोचेंगे नहीं, अपने आपके दिमाग में आएगा। सिमिलरली मैंने कहा सेंचुरी, आप फटाफट से बोल देंगे 100 साल, या एनीथिंग विच इज 100 इन काउंटिंग, दैट इज सेंचुरी। ग्रॉस, ये आपने शायद नहीं सुना, इट इज 144, स्कोर 20। तो जैसे कि हमने कहा कि ग्रॉस हो गया, सेंचुरी हो गया, डजन हो गया, ये सब के सब काउंटिंग यूनिट है। उसी प्रकार से मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है। एंड इट इज सिंपली व्हाट, इट इज सिंपली 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एंटिटीज कह लीजिए आप, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए आप। अगर मैं कह रहा हूं इट मीन्स कि मान लो मैंने कहा 1 मोल, इट मीन्स दिमाग में क्लिक करना चाहिए नंबर क्या, 6.02 इंटू 10⁻23। कुछ किताबों में 6.023, 6.022 भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना। हम कैलकुलेशन में डायरेक्टली इसको 6 ही यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे हम लोग, ध्यान रखिएगा। सो मोल इज व्हाट, 6.02 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। व्हाट इज एंटिटी और पार्टिकल? जनरली इसे मैंने कहा कि बहुत छोटी चीजों को काउंट करने के लिए नंबर, इट इज सिंपली काउंटिंग यूनिट। बहुत सी छोटी चीजों को, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, उनके लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। तो ये एंटिटी क्या होती है बताइए आपके, आप कह सकते हैं कि यू कैन से इट इज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये सुनो, इफ आई से आई हैव 1 मोल ऑफ एप्पल, मैं समझाना चाह रहा हूं कि मोल कितना बड़ा यूनिट है। इफ आई से 1 मोल ऑफ एप्पल, मतलब मैं कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल ऑफ एप्पल है, इट मीन्स, बहुत क्लियर है वैसे ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अभी आपको बताऊंगा रीजन है। मीन्स कि मेरे पास 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ एप्पल्स है। मैंने कहा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मैं उसका रीजन दूंगा आपको, कोरिलेट करूंगा चीजों को। ये सच में अगर मान लो मेरे पास 1 मोल एप्पल है, तो इस पूरी अर्थ को लगभग मैं 100 मिलियन टाइम्स एप्पल से भर सकता हूं, फिल कर सकता हूं। व्हाट आई एम सेइंग, इस अर्थ को मैं 100 मिलियन टाइम्स एप्पल से फिल कर सकता हूं। दैट इज 1 मोल एप्पल, इतने एप्पल होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ी यूनिट है। तो इतनी बड़ी यूनिट कब काम आएगी भाई? इतनी बड़ी यूनिट बहुत छोटी चीजों को मेजर करने के काम आएगी। याद करो मैंने कहा था, एक नेकेड आई से अगर मैं 10 पार्टिकल भी देखता हूं, उसके अंदर लगभग 10⁻16 नंबर ऑफ एटम्स है, 10 की पावर 16 इतने एटम्स उसमें 10 पार्टिकल में। तो इसका मतलब कि जो एटम्स, मॉलिक्यूल इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इनको मेजर करने के लिए जो यूनिट चाहिए वो बहुत बड़ी होगी, वो बहुत बड़ी होगी। गेटिंग माय पॉइंट, गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए प्रैक्टिकली कहना कि 1 मोल एप्पल, ये पॉसिबल नहीं। हाँ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम कह लो आप, वो पॉसिबल है। यस और नो? सो आई होप ये समझ में आ रहा हो आपको। सो जब भी मैं बोलता हूं मोल, मेरे दिमाग में सिंपल सी बात आनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल की दिस नंबर ऑफ एंटिटीज। और ऑब्वियसली ये किनको मेजर करने के लिए काम में आएगा, आयंस, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, जो बहुत छोटे पार्टिकल्स है, उनको मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज द मोल। इफ आई से 2 मोल, इट मींस ट्वाइस ऑफ दिस।
If I say 100 mole, that is 100 times of this. If I say 10 mole of apple, it means 10 into this one. If I say 1000 mole of atom, if I say 1000 mole of electron, 1000 into this number of electron. Yes or no? चलो यहाँ तक बात ठीक है, क्लियर? Yes or no? अब देखो, ऐसे ही हमने कार्बन 12 आइसोटोप नहीं लिया हुआ, हमने कार्बन 12 आइसोटोप इसलिए लिया, उसका भी रीजन है ताकि ये जो बहुत ब्यूटीफुल सा जो रिलेशन है, ब्यूटीफुल रिलेशन जो है उसको सेटिस्फाई कर सके। कि अगर आप देखेंगे तो ये नंबर, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट व्हाट, एन एवोगाड्रो नंबर। इसी नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है, आफ्टर द साइंटिस्ट नेम अमेडियो एवोगाड्रो। उनके नाम से ये नंबर जाना जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर, इट मींस 1 AMU इनटू एवोगाड्रो नंबर इज नथिंग बट 1 ग्राम। ये तभी पॉसिबल है जब आप कार्बन 12 आइसोटोप ले रहे हैं, कोई और अगर आप लेंगे तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर? यहां तक ये बात समझ में आती है आपको? फटाफट उसको उतारो, आगे और बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो तो वापस आता हूं मैं एटॉमिक मास वाले पार्ट पे। तो इसको फटाफट से हम लोग वाइंड अप करते हैं। एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम एटॉमिक मास क्या है एंड ऑल। देखिए सिंपली mass of one atom in AMU is what? Atomic mass। ठीक है भाई, ऑब्वियसली यहाँ पर हमेशा एक एटम की बात की जाएगी और AMU में बात की जाएगी, एटॉमिक मास। और एक हम लोग कहते हैं भाई कि दैट इज व्हाट, ग्राम एटॉमिक मास। दैट इज व्हाट, mass of 1 mole of atom of an element। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं भाई मॉलिक्यूलर मास इज व्हाट, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल इन AMU। मैं लिख देता हूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल in AMU is what we say molecular mass। और एक हम लोग कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास, दैट इज व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास दैट इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज व्हाट, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फटाफट समझते एग्जाम्पल की हेल्प से ताकि मैं चीजें क्लियर हों, और उसको मिटाता नहीं हूं मैं बार। देखिए आई होप अटक गया। चलो उड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। चलो कोई ना, अब इधर ही लिखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख रहा हूँ चीजों को ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। mass of 1 atom of oxygen is what, 16 AMU। ठीक है, और अगर मैं मुझे मान लो इसका ग्राम एटॉमिक मास लिखना हो तो इट इज व्हाट, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ये मतलब है इसका, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज व्हाट द ग्राम एटॉमिक मास। अब देखिए पहली बात तो कि ग्राम एटॉमिक मास बड़ा है या जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं एटॉमिक मास ये बड़ा है। ऑब्वियसली यहाँ पर एक एटम की बात हो रही है, यहाँ पर एक मोल एटम्स की बात हो रही है, यहाँ पर एक मोल एटम्स की बात हो रही है। तो ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास इज मच 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 ग्रेटर देन व्हाट वी से atomic, what we say, mass of 1 atom
क्लियर? अब सिर्फ मैं एटॉमिक मास लिख दूं तो क्या लिखेंगे? 16 ऑक्सीजन के लिए। तो आपको समझ में आ रहा होगा एटॉमिक मास इज व्हाट? इट इज नथिंग बट रिलेटिव एटॉमिक मास। इसकी कोई यूनिट नहीं है। जब मैं मास ऑफ वन एटम लिखता हूं तो हम लगाते हैं एएमयू। अब मैं लिख रहा हूं ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम। ढंग से समझना, वन मोल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं तो पहले एक एटम की बात कर लें। पहले एक एटम की बात कर लें। एक एटम कितना बटा? एक एटम कितना बटा हमारे पास? एक एटम का 16 एएमयू। ये सुनो, एक एटम का ही है, हाँ या ना? वन मोल की बात कर रहे हैं। वन मोल इज व्हाट? नथिंग बट दिस वन, 6.02 into 10 power 23। वन मोल इज व्हाट? 6.02 into 10 power 23। क्योंकि ये एटम की बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? 6.02 into 10 power 23 एटम्स। क्लियर? ये सुनो, चलो थोड़ा सॉल्व करें इसको हम लोग। तो 16 इंटू 1 एएमयू का वैल्यू याद करो ग्राम में क्या होता है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है ग्राम एटॉमिक मास की, तो ऑब्वियसली हमें इसे ग्राम में ही लिखना होगा। ऑब्वियसली हमें इसे ग्राम में ही लिखना होगा। तो 1 एएमयू में लिखा था 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24 ग्राम। यस और नो? 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 24, ये ग्राम में। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, उस तरफ आपको ना दिख रहा हो। 6.02 इंटू 10 पावर 23। याद करो मैंने क्या बोला था आपको कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 1 ग्राम आएगा। याद आपको रिलेशन लिखा थोड़ी देर वाला मैंने? तो इट इज व्हाट? नथिंग, इट इज जस्ट सिंपली 16 ग्राम। जस्ट सिंपली 16 ग्राम, दैट्स ऑल। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाँ, एक और बात मैं लिखता हूं। देखिए, लुक एट दिस। ये जो मैंने लिखा है 16 एएमयू, एक एटम का मास है ये एएमयू में। ग्राम एटॉमिक मास, एक मोल एटम का मास है ग्राम में। एक और चीज यहाँ पे आप मोल पर मोल भी लगा सकते हैं, बिकॉज हमने यहाँ पर मोल भी लगा सकते हैं हम लोग, बिकॉज हमने ये एक मोल के लिए निकाला है। हमने ये एक मोल के लिए निकाला है, ध्यान रखिएगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि ये वैल्यू निकाली हमने ग्राम में, वो वैल्यू निकाली हमने एएमयू में। ये सिर्फ एक एटम का मास है और ये आपका मास है 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम का मास किसमें है? ग्राम में। किसमें है? ग्राम में। सो बहुत सिंपल सी बात है। पहली बात तो कि मास ऑफ वन एटम और यहाँ मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम, तो ऑब्वियसली ग्राम एटॉमिक मास बहुत बड़ा है। यस और नो? यस और नो? क्लियर? सिमिलरली मान लो मैं बात करूं मास ऑफ वन एटम ऑफ सल्फर, तो हम क्या बोलेंगे? दिस व्हाट? 32 AMU। वही अगर मैं बात करूं यहां ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर की, तो सिंपली क्या करूंगा मैं? ये तो एक का आ गया मास, हमें चाहिए जब मैं ग्राम एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं मैं इसकी एक मोल एटम का मास, दैट इज व्हाट? इनटू एक मोल क्या वैल्यू होता है? 6.02 10 पावर 23। ये सुन लो, सॉल्व करेंगे, इसका वैल्यू पुट करेंगे 32 का, सॉरी एएमयू का 1.67, वैसे मैंने बता रखा है, इंटू 10 पावर माइनस 24, यहाँ पर ग्राम में आएगा, इंटू 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है हमारा 1 होता है, दैट इज 32 ग्राम। मीन्स सिंपली आप ये कह सकते हैं जब ग्राम एटॉमिक मास मुझे लिखना है तो जो मास ऑफ वन एटम लिखा है उसमें एएमयू की जगह आप क्या लगा दें? ग्राम। और यहाँ ऑब्वियसली आप ग्राम पर मोल भी लगाएं, बिकॉज ये एक मोल के लिए मोल डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर? एक और बात, ये मैंने मास ऑफ वन एटम निकाला है एएमयू में, अगर मुझे इसको भी ग्राम में निकालना क्या करूंगा मैं? 32 इंटू 1.67 10 पावर माइनस 24, ये किसमें आ गया? ग्राम। तो देखो ये और ये इसमें क्या फर्क है? देखिए ऑब्वियसली दिख रहा बड़ा है हमें, 10 पावर माइनस 24 की बातें हो रही है। तो ये जो मास है ये एक एटम का मास है ग्राम में, ये एक मोल एटम का मास है ग्राम में। ऑब्वियसली बात हो रही है सल्फर की।
यस और नो? मैं आयरन की बात करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ग्राम एटॉमिक मास 56 ग्राम पर मोल. मास ऑफ वन आयरन एटम इज व्हाट? 56 AMU. और ये आपका ग्राम में. तो पहली बात, हम एटॉमिक मास की जब बात करते हैं उसकी कोई यूनिट नहीं होती, उससे हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मास ही कंसिडर किया जाता है, बिकॉज वो रेशियो है. मैंने बात करी थी पहले. जब मैं मास ऑफ वन एटम डिफाइन करता हूं तो मैं AMU लगाता हूं. जब मैं ग्राम एटॉमिक मास डिफाइन करता हूं तो मैं ग्राम पर मोल लगाता हूं, बिकॉज वो एक मोल के एटम का मास है ग्राम में. क्लियर? ये बात हो गई एटॉमिक मास. अब यही बातें सारी मैं मॉलिक्यूलर मास के लिए कर लेता हूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली देखिए, यहाँ एटम की बात हो रही है, वहां मॉलिक्यूल की बात होगी. तो आप लोग एग्जांपल ले लेते हैं. दैट इज व्हाट? वाटर का एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट है. इट इज व्हाट? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O. ऑब्वियसली बात है, यहाँ हाइड्रोजन 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन 16, ये आपका आ जाएगा 18. तो 18 AMU. भाई अगर मुझे, ये तो हमने बात करी व्हाट वी से मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. अगर मुझे सिर्फ मॉलिक्यूलर मास लिखना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, तो मैं क्या लिख दूंगा बेटा? 18. वही मुझे अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O लिखना है, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2 होगा. वहां क्या था? मास ऑफ वन मोल एटम ऑफ व्हाट वी से कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. क्योंकि यहां अब हम लोग वर्ड यूज कर रहे हैं मॉलिक्यूल, तो ऑब्वियसली वहां एटम तो नहीं होगा. मॉलिक्यूल इज जस्ट व्हाट? द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स. सो वी कैन से नाउ, पहले आप एक का लिख लीजिए. डायरेक्ट लिख तो क्या है? 18 AMU, 18 ग्राम हो जाएगा, बस खत्म बात. मुझे CO2 का लिखना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, इट इज सिंपली व्हाट? 12 और 16 32, ये आपका 44 ग्राम हो गया. मुझे मान लो H2SO4 का लिखना है, तो इट इज सिंपली व्हाट? आप जोड़ेंगे, 32 सल्फर का होता है आपका, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 64, तो अगर आप जोड़ेंगे इससे तो ये आपका 96 आ जाएगा. This is what the gram molecular mass. So gram molecular mass is what? The mass of one mole of molecular H2O. हम जानते हैं कैसे आया बेटा ये 18 AMU. ये एक मॉलिक्यूल का मास आया, ये रहा, इनटू हम करेंगे मोल, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई, तो ये एक मोल का आ जाएगा. दैट इज 18 इंटू 1.67 10⁻⁻24, ये ग्राम में है वैल्यू आपकी, इंटू 6.02 10⁻23. जानते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 आएगा. इट इज नथिंग बट इज व्हाट? 18 ग्राम. तो ये तो तरीका है कि कैसे आया वो. बाकी जो हमारे काम की चीज वो इतनी सी है, सिर्फ और सिर्फ बहुत सिंपल सी बात है. देखो, मॉलिक्यूलर मास की जो बात की जाएगी, ऑब्वियसली यहाँ मॉलिक्यूल होगा. एटॉमिक मास की बात की जाएगी, वहाँ पे ऑब्वियसली एटम्स होंगे. बहुत सिंपल से आपसे पूछूं मैं कि मुझे बताइए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S, तो आप क्या लिखेंगे? सल्फर 32, 2 हाइड्रोजन 34, 34 यूनिट लेस. मॉलिक्यूलर मास, सॉरी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2S, दैट इज 34 AMU. मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2S 34 AMU. वहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2S 34 ग्राम, 34 ग्राम. दैट्स ऑल. NH3 की बात कर ले हम लोग. NH3 मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट डिस्कस होगा ही नहीं, ये वाला पार्ट आएगा. NH3, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NH3 3 14 17 17 AMU. वहीं ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH3 17 ग्राम. तो समझ में आ रहा है कब AMU लगाना है, कब ग्राम लगाना है, कब कुछ नहीं लगाना. सिंपली मॉलिक्यूलर मास बोला जाए, सिंपली एटॉमिक मास बोला जाए, तो वो यूनिटलेस होता है. वहां वर्ड आ जाए मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो हमें AMU लगाना है. एटॉमिक मास यूनिट, उसमें लिखा रहा यूनिट मतलब 1, एटॉमिक मास यूनिट, एक का यूनिट. ग्राम एटॉमिक मास बोलते, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते. फटाफट से जो AMU है उसकी जगह आप ग्राम लगा दो, बस
हाँ, क्योंकि ये सब पर मोल के लिए डिफाइन है तो हम लोग यहाँ पर मोल लगाते हैं, यहाँ भी आप पर मोल लगाएं। और आगे जब हम बात करेंगे इसी को हम लोग मोलर मास भी कहते हैं। एक मोल का मास इन ग्राम इज द मोलर मास, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज मैंने आपको सिर्फ 5 चीजें पढ़ाई है: एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, साथ ही साथ व्हाट इज मोल। पहली बात दिमाग में क्लिक होनी चाहिए, मोल बोलते ही इट इज अ काउंटिंग यूनिट ओनली। जस्ट लाइक डजन, इफ आई से डजन ऑफ बनाना मतलब 12 बनाना, डजन ऑफ एप्पल मतलब 12 एप्पल। सिमिलरली इफ आई से 1 मोल, it means I have 6.02 into 10 power 23 number of particles. Particles, electron, proton, neutron, what we say atoms, molecule, ये हो सकता है बिकॉज ये नंबर इतना बड़ा है। जैसा मैंने बताया कि 1 मोल अगर एप्पल है तो वो अर्थ को 1 मिलियन टाइम्स फिल कर सकता है। मैंने पहले 100 बोला था, गलत है, 1 मिलियन टाइम्स फिल कर सकता है। क्लियर? तो इसलिए ये यूनिट इतनी, ये वैल्यू, क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि हम जब कोई क्वांटिटी बहुत छोटी होगी उसी को मेजर करेंगे। अब मैं कह दूं मेरे पास 1 मोल कार्स है, क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, आगे और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में अबाउट व्हाट वी से कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, उसको हम समझेंगे डिटेल में। आज के लेक्चर में समझाया, सिर्फ जो लास्ट में समराइज पॉइंट बोले आपको वो ध्यान रखना है, बाकी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप सेकेंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर तक जैसे पहुंचेंगे आप पूरे फ्लो में आ जाएंगे। ये चैप्टर इतना इजी है, जब आप 12th में पहुंच जाएंगे या आप 12th में है या आप किसी सीनियर से पूछेंगे आपके, तो बता देगा फटाफट से कि उसे मोल नींद में भी याद है। बस हाँ ठीक है, आपका जो बेसिक पार्ट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना, थोड़ा स्लो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।